Clinical examination of respiratory system. The chief complaint pertaining to the respiratory systems are fever, cough with or without expectoration, breathlessness, hemoptysis means blood in sputum, chest pain, wheeze, abnormal respiratory sound, weight loss, easy fatigability, history of edema. Before doing systemic examination, it is a must to take a proper history about the condition of the patient and do the general examination. The examination is incomplete if other systems have not been examined. Respiratory system examination done under four headings: inspection, palpation, percussion, and auscultation. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन देखने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एग्जामिनेशन के लिए हमें चेस्ट को पूरा एक्सपोज करना है और ये हम मेनली सिटिंग पोजीशन में करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, पेशेंट इल है या तो मॉर्बिड कंडीशन में है, तभी हम रिकम्बेंट पोजीशन में या तो सुपाइन पोजीशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने से पहले हमें रेपो बनाना रहता है, हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन नहीं, दूसरे सिस्टम का भी एग्जामिनेशन करना ही होता है, बट आज हम मेनली फोकस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। सो हम पहले रेपो बनाएंगे सब्जेक्ट के साथ। तो उसमें मैं पहले खुद को भी इंट्रोड्यूस करूंगा और मैं सब्जेक्ट की भी सारी इंफॉर्मेशन, उनका नाम और सभी चीजें मैं पूछूंगा। ठीक है, सो हम रेपो क्रिएट करेंगे। तो मेरा नाम डॉक्टर हेमल है, मैं आज आपकी छाती की तपास करने वाला हूं। ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसे करते जाइएगा। ठीक है, तो मैं आपकी छाती की तपास कर सकता हूं। फिर हमें उनकी हिस्ट्री पूछनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स हमें पूछने हैं, उसके बाद ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। सो हम ये चार मेजर हेडिंग्स के अंदर देखेंगे: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। तो पहला पार्ट होगा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में कहीं पे भी सब्जेक्ट को टच नहीं करना होता है, उसमें हमें सिर्फ इंस्पेक्ट करना रहता है। तो हम रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स देखेंगे। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में 3 पॉइंट रहते हैं: रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी रेट में क्या होता है कि हम 1 मिनट तक सब्जेक्ट का रेस्पिरेशन देखेंगे, इंस्पिरेशन फॉलोड बाय एक्सपिरेशन। तो ये ज्यादा अच्छे से, अगर हम साइड में से देखें तो हम ज्यादा अच्छे से अप्रिशिएट कर पाएंगे। ये नॉर्मली 1 मिनट तक देखना है: इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट रहता है 14 टू 16 रेस्पिरेशंस पर मिनट। अगर उससे ज्यादा है तो इसे बोलेंगे टेकिपनिया, कम है तो बोलेंगे ब्रेडिपनिया। उसके बाद आता है रिदम। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में रिदम रेगुलर रहता है, मतलब इंस्पिरेशन फॉलोड बाय एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, एक्सपिरेशन पैसिव है तो वो लंबे टाइम का वो फेज होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। मेल्स में टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रहता है एब्डोमिनोथोरेसिक, मतलब जब वो रेस्पिरेशन का एक्ट करेगा तब एब्डोमन का मूवमेंट ज्यादा डोमिनेंट दिखेगा, मतलब डायफ्राम मसल का डोमिनेंस होगा। और फीमेल्स फीमेल्स में क्या होता है, थोरेको एब्डोमिनल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी, मतलब उनके जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, तो उस मसल का ज्यादा डोमिनेंस दिखेगा रेस्पिरेशन के एक्ट में। चिल्ड्रन में भी एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। प्रेग्नेंट वुमन में भी एब्डोमिनोथोरेसिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। Type of abnormal respiration. First, Kussmaul respiration. There is increased rate and depth of respiration, condition like air hunger. It is seen in metabolic acidosis like diabetic ketoacidosis. Cheyne-Stokes respiration. In this type of respiration, period of hyperapnea is followed by apnea. Seen in pathophysiological conditions like sleep, especially in infants, high altitude following hyperventilation. Pathological condition like cardiac failure, renal failure, brain tumor, narcotic poisoning. Biot's respiration. This respiration is irregular in depth and rhythm. It is seen in meningitis. तो नेक्स्ट पॉइंट, हम शेप ऑफ चेस्ट देखेंगे
एंड सिमेट्री देखेंगे, बायलैटरल सिमेट्री। नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जो शेप होता है चेस्ट का, अगर हम क्रॉस सेक्शन में देखें तो वो इलिप्टिकल इन शेप होगा। तो हम शेप ऑफ चेस्ट देखने के लिए क्या करेंगे, हम ट्रांसवर्स डायमीटर देखेंगे एंड एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर देखेंगे। तो नॉर्मली ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर से। इसका हम रेशियो निकालने जाए तो ये रहेगा 7:5 का रेशियो। हमें कोस्टल मार्जिन भी देखनी है, कोस्टल एंगल भी देखना है। मेल में अबाउट 90 डिग्री का होता है कोस्टल एंगल, मेल्स में ज्यादा एक्यूट होता है कंपेयर टू फीमेल्स। तो हम चेस्ट की सिमेट्री देखने के लिए क्लेविकल का लेवल देखेंगे एंड निपल का भी लेवल देखेंगे। कभी कभार राइट डोमिनेंट या लेफ्ट हैंड डोमिनेंट सब्जेक्ट होते हैं, उनमें ये सिमेट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, उतना ज्यादा आपको सिग्निफिकेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, कभी कभार कोई एसिमेट्रिकल एक्सरसाइज अगर करता है तो उनमें भी स्लाइड आपको एसिमेट्री दिखेगी, बट ये नॉर्मल होता है। और मैं कुछ एबनॉर्मल शेप ऑफ चेस्ट आपको बताता हूं कि बैरल शेप चेस्ट है, फनल चेस्ट है, फ्लेल चेस्ट है, पिजन चेस्ट है, कोबलर्स चेस्ट है, रिकेट्स में भी शेप ऑफ चेस्ट अलग होता है। ये सारी एबनॉर्मल शेप ऑफ चेस्ट है। Normal shape of chest is marked by dotted lines. First, flat chest, usually associated with long neck, prominent larynx and clavicle, and long narrow chest. Exaggerated supra and infraclavicular fossa, acute subcostal angle, narrow intercostal space. Seen in healthy persons but may be associated with rickets in children, rickets in childhood, bilateral tuberculosis. Second is pigeon chest. Sternum is unduly prominent and project beyond the plane of the front of the abdomen. It is seen in rickets, recurrent lung infection in children. Third is funnel chest, diminished anteroposterior diameter of the chest, depression at the lower end of the sternum, and prominent of the costochondral junction. Third, barrel shaped chest, increased anteroposterior diameter of the chest. Ribs are wide apart and tend to be horizontal. The spine is unduly concave. Sternum is more arched. Angle of Lewis is more prominent. This usually the cause usually is chronic obstructive emphysema. Then kyphosis, scoliosis, and kyphoscoliosis. In kyphosis, there is a backward bending of the vertebral column. Scoliosis consists of lateral bending of the spine and rotation of the vertebra, resulting in undue prominence of the chest and the scapula on the side of the convexity and flattening of the chest. तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा थोरेसिक मूवमेंट्स। थोरेसिक मूवमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, हमें ये दो कंडीशन में देखनी है, क्वाइट ब्रीदिंग एंड फोर्स्ड या तो डीप ब्रीदिंग में। तो हम थोरेसिक मूवमेंट में क्या देख रहे हैं, हम एक्सपांशन भी देख रहे हैं और अपवर्ड मूवमेंट भी हम देख रहे हैं। तो यही सेम चीज हमें क्वाइट ब्रीदिंग में भी देखनी है, फोर्स्ड एंड डीप ब्रीदिंग में भी देखनी है। और हम क्या देखेंगे, सिमेट्री में, बायलैटरली सिमेट्री में ये एक्सपांशन हो रहा है या नहीं, कोई लोकल डेफिसिट तो नहीं है ना, कोई पर्टिकुलर चेस्ट का पार्ट रेस्पिरेशन के साथ सिंक्रोनस पैटर्न में मूव कर रहा है या नहीं, वो भी हमें देखना है। फिर रेस्पिरेटरी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व है या नहीं, वो हमें देखना है। जैसे कि ये स्केलेनाई मसल है, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड मसल है, सेरेटस एंटीरियर मसल है, पेक्टोरालिस माइनर है, ये भी इन्वॉल्व है या नहीं, वो हमें देखना है। कभी कभार क्या होता है कि पूरा चेस्ट कैविटी अप एंड डाउन पैटर्न में मूव करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के साथ। ये चीजें हमें कभी कभार एम्फाइसीमा में देखने को मिलती है। नॉर्मली चेस्ट एक्सपांड करता है, अपवर्ड जाता है, एक्सपांड करता है, बट कभी कभार पूरा चेस्ट कैविटी अप एंड डाउन मूव करता है। तो ये जब बैरल शेप चेस्ट होगी एम्फाइसेमा में, उस सिचुएशन में ये चीज होगी। कभी कभार थोरेसिक मूवमेंट में हमें इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस भी देखने होते हैं, कोस्टल मार्जिन को भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा पोजीशन ऑफ मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम का पोजीशन हम देखेंगे, उनमें हम पॉइंट्स जो देखने वाले वो है पोजीशन ऑफ ट्रेकिया एंड लोकेशन ऑफ एपेक्स पीट। तो अब हम पोजीशन ऑफ ट्रेकिया कैसे देखेंगे, नॉर्मली ट्रेकिया नेक रीजन में मिड लाइन में रहती है, तो वो हमें सिर्फ इंस्पेक्ट करना है।
तो हम इंस्पेक्शन में सिर्फ देख लेंगे कि वो मिड लाइन में प्रेजेंट है या नहीं। बट कभी कभार क्या होता है, अगर ट्रेकिया डेविएट है, अगर राइट साइड पे फाइब्रोसिस है तो ट्रेकिया उस साइड पे डेविएट हो जाएगी। अगर राइट साइड पे प्लूरल इफ्यूजन है तो ऑपोजिट साइड पे वो डेविएट होगी। तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? तो सब्जेक्ट को कहेंगे कि एक साइड पे देखो तो उनका स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल देखना है। अगर उनका क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल क्लेविकल पे जो अटैच होता है, वो अगर यहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है, मतलब कि ट्रेकिया सेम साइड पे डेविएट हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसी साइन को हम लोग बोलते हैं स्टर्नोमास्टोइड साइन। अब हम क्या देखेंगे? लोकेशन ऑफ एपेक्स बीट। ये हम डिटेल में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देख चुके हैं। नॉर्मली एपेक्स बीट कहां पे होती है? लेफ्ट साइड मिड क्लेविकुलर लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, 1.5 सेंटीमीटर मीडियल टू मिड क्लेविकुलर लाइन। तो हमें वो ऑब्जर्व करना है, हमें उसको पाल्पेट नहीं, अभी हमें सिर्फ इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारे इंस्पेक्शन में, हमें देखना है जेवीपी, जुगुलर वीनस प्रेशर। तो ये हम सिटिंग पोस्चर में नहीं देख सकते, ये हमें सुपाइन पोजीशन में देखना है, और ये हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिटेल में देख चुके हैं। अगर सिटिंग पोजीशन में जेवीपी अगर आ रहा है तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है, ये डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट, कोई डायलेटेड वेन्स है या नहीं, कोई स्कार्स है या नहीं, कोई पिगमेंटेशन है या नहीं, वो सारी हम चीज देखेंगे। तो इसके साथ ये हमारा इंस्पेक्शन पार्ट खत्म होता है।